अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में बड़ा अपडेट यह है कि आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी के हत्यारे यानी पुलकित आर्य समेत तमाम की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है और कोर्ट ने कई सवाल इस पूरे मसले पर उठाए हैं। हमारे साथ इस केस को लड़ने वाले अधिवक्ता हैं नवनीश नेगी जी। नवनीश जी, क्या कोर्ट में आज सारी चीज़ें हुई हैं? आज तो बेसिकली उनकी ज़मानत पर ही बहस हुई और आज नहीं, पिछले 2-3 दिनों से बहस जारी थी। आज ये फाइनली कंक्लूड हुआ और माननीय उच्च न्यायालय ने आज इसमें तीनों जो अभियुक्त थे इस केस के, जो तीनों अपील में हैं, उनकी बेल को खारिज किया है। क्या कोर्ट ने माना है? क्योंकि कई सवाल उठे, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हों या तमाम चीज़ें हैं, या जो अंकिता का साथी था उसकी भी बात कोर्ट में आज उठी है, तो क्या कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को माना है और क्या चीज़ें सरकार ने कही हैं? हाँ, तो कोर्ट ने चाहे व्हाट्सएप चैट हो या टावर सेल आईडीज़ की लोकेशन हो, चाहे इस केस के जो मुख्य गवाह हैं, जो आई विटनेसेस हैं, और इस केस के अंदर जो मटेरियल एग्जिबिट हैं, जिसका मतलब है कि टेलीफोन पे जो रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, उनके आधार पे ये माना कि हाँ 6 तारीख 8 तारीख 18 तारीख की घटना में जो शाम का समय है, जिसमें असल में उसको मोलेस्ट किया जा रहा था, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, उसको इस तरह का दबाव दिया जा रहा था कि वो किसी तरह से रिजॉर्ट ना छोड़े। क्योंकि एविडेंस ये है, जो साक्षी हैं वो ये कहते हैं कि खासकर वो टेलीफोनिक कॉल्स जिसमें वो चिल्ला के कह रही है कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरा बैग यहाँ से आप ले जाओ, मुझे किसी तरह से यहाँ से हटाओ, ले जाना है। और लास्ट जो उसकी टेलीफोनिक कॉल है वो जो 8:30 बजे की कॉल है, जिसमें उसने पुलकित को ये कहा कि मैं इनके बीच में फंस गई हूँ और ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ये कॉल जैसी एंड हुई है उसने, और ये कॉल काटने से पहले उसने कहा कि जैसे ही मैं रिजॉर्ट में पहुंचूंगी तो मैं बताऊंगी तुम्हें विस्तार से कि एक्चुअल में ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पहुंच नहीं पाई। उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो घटनास्थल की लोकेशन है और वो 14 सेकंड पर वो किसी तरह से एक्टिवेट हुआ है। तो उससे ये अंदाज़ा ये कहा जा सकता है कि वो लास्ट अटेम्प्ट था उसका किसी तरह से ये कम्युनिकेट करने का कि ये मेरे साथ अब उतारू हो गए हैं। सरकार पे भी नजरें लगी थी कि सरकार कोर्ट में जाके क्या कहती है। सरकार ने क्या कहा है अपने केस में? ऑब्वियसली सरकार ने अपना केस जो साबित ट्रायल कोर्ट में किया, उसी के आधार पर हर वो साक्ष्य जिस पर सरकार ने रिलाई किया था वो यहाँ साबित किया, कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने उनसे ही संतुष्ट होकर के ये बेल एप्लीकेशन। सजा पे अब किस तरह सुनवाई होनी है इसमें? अभी मेरिट पर, इस पर जो सज़ा है, जब अपील मेरिट पर सुनवाई होगी, अभी तो कोई निश्चित उसकी तारीख नहीं है, तो जब भी वो आएगी मेरिट पर तब सुनवाई होगी। एक जोश जी, वकीलों की जो फौज है, तिवारी जी, जो वकीलों की फौज है, इन्होंने बिना किसी लोभ लालच के इस केस को आगे बढ़ाया और लड़ा है, तो किस तरह से संघर्ष रहा है आप लोगों का भी? एक्चुअली हम लोगों का जो सबसे पहला मानना ये था कि जो उत्तराखंड राज्य की हमारी जो परिकल्पना थी और जो राज्य बना था, वो राज्य बनने का उद्देश्य यही था कि यहाँ के लोगों को समुचित न्याय मिले, समुचित उनको सारी उनकी गरिमा उनकी बनी रहे। लेकिन ये हमारी गरिमा पर बहुत बड़ा ठेस था और एक छोटी सी बच्ची जो अपने रोज़गार के लिए गई थी और उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध वो किसी भी समाज में मान्य नहीं था। इसीलिए हम सब लोगों ने भी इसमें अपनी भूमिका, हमने अपना वो दिया, इस पर योगदान दिया और हम प्रो बोनो तरीके से इसमें खड़े रहे। महिलाओं की भूमिका खास तौर पर अंकिता भंडारी के मामले में रही है। खास तौर पर उमा दी, शुरू के दौर से आप लड़ रहे हैं इसको। आज हालांकि बेल खारिज हुई है, सज़ा की भी आप डिमांड कर रहे हैं कि इनकी सज़ा बरकरार रखी जाए या फांसी हो, तो किस तरह रहा ये संघर्ष? ये बहुत कड़ा संघर्ष रहा और उत्तराखंड की पूरी जनता इसमें साथ रही, महिलाओं की विशेष भूमिका रही। हमारे संगठन उत्तराखंड महिला मंच ने शुरू से इसको लड़ा। हमने इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी, फैक्ट फाइंडिंग टीम बना करके हमने रिपोर्ट भी इस पर प्रकाशित की और उसके बाद भी जब कोटद्वार में भी हम लोग लगातार लगे रहे। जब ये कोटद्वार में इनके खिलाफ फैसला आ गया, उसके बाद भी हम चुप नहीं बैठे। लेकिन लगता नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं ना इसमें। ठीक है, अभियुक्तों को सज़ा हो गई, उनको आजीवन कारावास मिल गया, लेकिन जो वीआईपी का सवाल है, जो साक्ष्य मिटाने का सवाल है, जो पुलकित आर्य और बाकी अभियुक्तों की जो कॉल डिटेल हैं उनको
उनके आधार पर केस को समझने का सवाल है। वो सारे प्रश्न तो वैसे ही रह गए और बार बार देखा जा रहा है कि सरकार कैसे संरक्षण दे रही है, कैसे बचा रही है, वीआईपी को बचा रही है। तो उसके खिलाफ महिला मंच तो सड़कों की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। यहाँ अब हमें कोर्ट में देख रहे हैं, लेकिन हम सड़कों की लड़ाई भी लगातार लड़ रहे हैं। देहरादून में हमारे साथियों ने महापंचायत भी इस पर बिठाई, सीबीआई के ऑफिस पर तालाबंदी भी की कि सीबीआई कर क्या रही है। तो अभी भी आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि फिर से इसमें सीबीआई जांच हो। सरकार को तो देख लिया, उसने तो सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में डाल दी है, लेकिन उसको फिर से खड़ा करना है। सवाल यही है तिवारी जी, क्योंकि जिस तरह से आप पूरा केस अगर ओवरऑल देख रहे हैं, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी है बात है वो जाएगा, तो किस तरह से इसको मजबूती से वहाँ पर भी आप पैरवी करेंगे इन सारी चीज़ों की? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की बेटी थी अंकिता। जैसे एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाए, उसकी रक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया था जब ये मामला कोर्ट में आएगा तो हम अंतिम क्षण तक अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और उसी पैरवी का परिणाम है जिसको हमारे भाई नवनीत नेगी जी ने इसको लीड किया हाई कोर्ट में। तो हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं, अंकिता के परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि ये कहीं तक भी जाएं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जाएं, तो वहाँ भी हम इस की पैरवी करेंगे और अंतिम क्षण तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि अंकिता के जो हत्यारे हैं उन्हें कड़ी सज़ा मिले। और उसके अलावा सरकार से हमारा निवेदन यह भी है कि जो सीबीआई जांच चल रही है उसमें वीआईपी कौन है इसका पता लगाएं और जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित करें। और जो हमारे पास भी साक्ष्य हम भी सीबीआई को देने को तैयार हैं कि इसमें जो टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा जो टावर लोकेशंस हैं उनकी जांच करें और उसके बाद उस वीआईपी का पता लगाए अपने साथ। सोहन साहब, लंबी लड़ाई है, आज काफ़ी राहत भरी बात आप लोगों के लिए है, अब क्या आगे? अब हमारा आगे को जो इस बीच इसमें सीबीआई की इंक्वायरी के लिए जो जन भावनाएँ हैं और बीच में ये इन्हीं के आपसी झगड़े से जो वीआईपी का नाम बाहर को इन्हें दबा दिया था सरकार के दबाव में वीआईपी लोगों ने, क्योंकि इस समय सीबीआई भी इनकी है, सरकार भी इनकी है और इनके वीआईपी भी इनके हैं। तो हम पुरजोर यहाँ से आवाज़ उठाते हैं और अधिवक्ता के रूप में तो हम इसमें कानूनी दांव पेच लड़ ही रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द वीआईपी का नाम खोला जाए, क्योंकि वीआईपी का नाम इन्हीं की आपसी झगड़े से बाहर आया है और अब इन्हें लीपापोती से सीबीआई का नाम दे करके उसको ठंडे बस्ते में जैसा डाल दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे एनजीओ से लेकर हम अधिवक्ता लोग इसमें शीघ्र इसमें आरटीआई से लगा के कि आरटीआई के जरिए पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की उसका क्या हुआ, ये कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात पहुँची हुई है। तो कुल मिला के अगर बात करी जाए तो आज अंकिता भंडारी को की हत्यारों को जमानत हाईकोर्ट से नहीं मिली है, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से जो वीआईपी का नाम उजागर हुआ था वो अभी कहीं साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा जिस तरह से कई जो नामों का खुलासा पहले भी हो चुका है, अंकिता के माता पिता ने खुद खुलासे किए हैं, उन पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उम्मीद है सरकार जागे, क्योंकि 2027 में इलेक्शन भी है और ये मुद्दा राज्य की सरकार को बदल भी सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ पेज, नैनीताल।